हाँ तो बच्चों, आज सप्तमी कक्षा का पंचदश पाठ है जो था उसका अभ्यास करेंगे हम सब। अच्छे से कहा तैयारी के साथ आएंगे, जिससे कि आज हम अभ्यास अच्छे से कर सकें। यथा द्यौष्य पृथिवी च न बिभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणिमा बिभे। यथा हर्ष्य रात्रि च न बिभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणिमा बिभे। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणिमा बिभे। यथा सत्यं चानृतं च न बिभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणिमा बिभे। एवा मे प्राणिमा बिभे। एवा मे प्राणिमा बिभे। अभ्यास की ओर चलते हैं बच्चों। आज पहला अभ्यास है गीतम सस्वरम गायत। गीत को अच्छे स्वर में गाइए। तो इसका अभ्यास करते रहिए जिस तरह से गाकर अभ्यास करते थे। अब मैंने जैसे सिखाया है, खूब प्रतिदिन अभ्यास करें जब तक न बन जाए बच्चों। अच्छी बात है, खूब इसका अभ्यास कीजिए। दूसरा इसमें दिया गया है, अब तो ये कॉपी में नहीं करना है, तो केवल आपको अभ्यास करना है स्वयं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है इनका। इन प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है। चलिए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें लिखते भी चलेंगे, साथ में करते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। का विहसति, कौन हंसने लगती है? तो आप पढ़े हैं उसमें कि उदिते सूर्य धरणी विहसति। धरणी शब्द आया है, धरती, पृथ्वी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे धरणी। धरणी विहसति, एक पद में लिखना है, एक शब्द में। आगे प्रश्न है किम विकसति, क्या खिल जाता है? तो आप पढ़े ही हैं, पक्षी कूजति कमलम विकसति। पक्षी कूजति कमलम विकसति। कमलम विकसति, कमल खिलता है। तो एक शब्द में उत्तर हम लिख देंगे कमलम। कमलम। फिर आया है व्याघ्र कुत्र गर्जति। बाघ कहाँ गरज रहा है? जंगल में। उसके लिए शब्द आया है विपिने। विपिने की जगह हम लोग वने भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई शब्द कह सकते हैं। विपिने कह सकते हैं, वने भी कह सकते हैं। हरिणः किम खादति, हिरन क्या खा रहा है? उसमें कहा हरिणोयम खादति नवघासम। नवघासम खादति। हरिणः नया नई नई घास खाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे नव घासम। नवघासम, नई घास खाता है। और मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जाता है? कहा उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति। जो ऊंचे कद का ऊंट होता है वह धीरे धीरे चलता है। और पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पीठ पर खूब ज्यादा बोझ भी ढोता है। तो कौन धीरे धीरे चलता है? इसका उत्तर लिख देंगे हम लोग उष्ट्रः। उष्ट्रः मंदम गच्छति। इस तरह से आप देखें 5 प्रश्नों के एक एक शब्द में उत्तर जो था, इस तरह से हम लोगों ने किया। इसको आप एक बार में मिला करके पूरा कर लें। कहीं पर कुछ छूटा हो तो देख लें इसको। प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न अपनी पुस्तक से देख कर लिखेंगे, उत्तर यहाँ हम लोग जो आपस में चर्चा करके लिख रहे हैं इसको लिख लेंगे। इस तरह से अभ्यास आपका पूरा होता चलेगा। का विहसति धरणी, किम विकसति कमलम, व्याघ्रः कुत्र गर्जति विपिने या वने, हरिणः किम खादति नवघासम, मंदम कह गच्छति उष्ट्रः। लिख तो लिए ही होंगे, मैं सोचता हूँ जरूर लिख लिए होंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि
रेखांकित पदानि आधृत्य पद निर्माणम कुरुत। जिनके शब्दों को जिनके नीचे रेखा खींची गई है उनका आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पद निर्माणम नहीं, प्रश्न निर्माणम है। इसको थोड़ा सा हमें सुधारना होगा। प्रश्न निर्माणम। पहला वाक्य है सरिते नौका सेलति। पानी में नाव हिलती डुलती चल रही है। तो यहाँ पर नौका अंडरलाइन की गई है, स्त्रीलिंग बालिका जैसा, तो इसका शब्द आता है का, के काह, का आएगा। मतलब पानी में कौन हिलती डुलती चलती है, तब उत्तर आएगा नौका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सलिले, थोड़ा सा सलिले सलिले का सेलति। फिर प्रश्न है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते। फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। तो प्रश्न बनेगा किनके ऊपर तितलियां उड़ती हैं। तो किम शब्द का नपुंसकलिंग एक वचन सप्तमी में बनाना पड़ेगा। तो वह शब्द आएगा केशु। केशु मतलब किनके ऊपर या किन पर। बाकी शब्द वैसे ही लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। केषु चित्र पतंगा, केषु चित्र पतंगा डयन्ते। किनके ऊपर तितलियां उड़ती हैं। फिर आगे वाक्य है उष्ट्रः पृष्ठे भारम निवहति। ऊंट पीठ पर भार ढोता है। तो कौन पीठ पर भार ढोता है जब कहेंगे तब उत्तर आएगा ऊंट, क्योंकि वही अंडरलाइन किया है, वही उत्तर आना चाहिए। तो कह कौ के, बालकह बालकौ बालकाह जो आता है उष्ट्रः, तो कह शब्द बनता है इसका प्रथमा एक वचन में किम शब्द का। किम मतलब क्या अथवा कौन। पृष्ठे कह पृष्ठे भारम निवहति। कह पृष्ठे भारम निवहति। फिर आगे प्रश्न है धावन समय अश्व किमपि न खादत। दौड़ने के समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो प्रश्न होगा कि किस समय घोड़ा कुछ नहीं खाता या कब घोड़ा कुछ नहीं खाता। तो कस्मिन समय कह सकता है कोई, तो कदा हम कह देंगे और छोटा हो गया उसका। कदा मतलब कब। उत्तर आ जाएगा दौड़ने के समय। लिखेंगे कदा, कदा अश्वः, कदा अश्वः किमपि, कदा अश्वः किमपि न खादति। कदा अश्वः किमपि न खादति। कब घोड़ा कुछ नहीं खाता।
5वां वाक्य है सूर्ये उदते धरणी विहसत। सूरज के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। सूर्ये है सप्तमी एक वचन, तो किम का सप्तमी एक वचन शब्द बनता है कस्मिन, पुल्लिंग में। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक ही शब्द बनता है कस्मिन, सप्तमी एक वचन में। उदिते कस्मिन उदिते, बाकी शब्द वही दोहराएंगे प्रश्न के ही, वाक्य के ही। धरणी विहसति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। देख लीजिए, एक बार में मैंने दूसरे अभ्यास के सभी वाक्यों का प्रश्न निर्माण आपको दिखा दिया। सलिले नौका सेलति, सलिले का सेलति। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, केषु चित्र पतंगाः डयन्ते। उष्ट्रः पृष्ठे भारं निवहति, कः पृष्ठे भारं निवहति। धावन समये अश्वः किमपि न खादति, कदा अश्वः किमपि न खादति। सूर्ये उदिते धरणी विहसति, कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। इस तरह से आपका बन गया ये। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तीसरे अभ्यास की तरफ। तीसरा अभ्यास बहुत ही आसान आ रहा है, जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे। कह रहे हैं कि ये एक मंजूषा है। मंजूषा से समानार्थक पदों को लेना है और जिसके वे समानार्थक शब्द हैं उनके सामने ले जा करके रख देना है। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखना है। जैसे देखो, समझ जाओ पहले। पृथ्वी मतलब पृथ्वी जानते ही हैं, धरती। देवालय मतलब मंदिर में। जले मतलब पानी में। वने मतलब जंगल में। मृगः मतलब हिरन। और भयंकरम मतलब भयानक को। अब देखो मिलता आएगा आपको। धरणी का मतलब है धरती, तो पृथ्वी इसका होता है समानार्थक शब्द। तो हम यहाँ धरणी के सामने लिख देंगे बच्चों पृथ्वी। धरणी के सामने लिखेंगे पृथ्वी। करालम मतलब भयानक, इसके लिए बताया था मैंने, भयानक के लिए भयंकरम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भयंकरम। भयंकरम। सलिले मतलब होता है पानी में, इसका हो जाएगा जले। इसका हो जाएगा जले। विपिने मतलब जंगल में, इसका समानार्थक शब्द यहाँ से लेंगे वने। वने मतलब जंगल में। हरिणः का मतलब होता है बच्चों हिरन, इसके लिए शब्द है यहाँ पर, हरिणः के लिए शब्द है मृगः। तो हरिणः के सामने हम लोग लिख देंगे मृगः। मंदिरे मतलब मंदिर में, इसके लिए शब्द मिल रहा है देवालये, तो मंदिर में के सामने लिख देंगे देवालये। इस तरह से बन गया है आपका। देखो इस तरह से ये अभ्यास समानार्थक पद वाला इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ जाए तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि इसका ये मतलब होता है, तो यही समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होगा।
एक बार अच्छे से समझ लेते हैं अर्थ और लिख लेते हैं तो भूलता नहीं, वो हमारे समझ में हमेशा बना रहता है कि इसका यह अर्थ होता है। नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों। इसी तरह जैसे समानार्थक शब्द हैं, इसी तरह से अब विलोम शब्दों को लिखना है। अभी तो समानार्थक शब्द हमने लिखे, अब इसके बाद हम विलोम शब्द लिखेंगे 5वें अभ्यास में। तो अच्छे से इसको लिख लिए होंगे, तो हम बढ़ते हैं आगे 5वें अभ्यास की तरफ बच्चों। दिया है कि विलोम पदान लिखत, विलोम पद लिखिए। विलोम पद के लिए कुछ दिया है, कहाँ से लिखेंगे देखिए आप, यहाँ तो बताया है। अब विलोम शब्द देखते हैं कहाँ से आएगा। ये है, देखिए विलोम शब्द ठीक से। मंदम का अर्थ होता है धीरे, नीचे ही मतलब धीमी आवाज में, कठोर मतलब कड़ा, कठिन, और पुरातनम का मतलब है पुराना, अपर्याप्तम मतलब जो पर्याप्त न हो, जो कम हो। तो मंदम, अब देखो नूतनम का मतलब है नया, स्निग्धम का मतलब है चिकना मुलायम या कोमल, पर्याप्तम का मतलब है जो काफी है, उच्च का मतलब है जोर की आवाज में, क्षिप्रम का मतलब बहुत जल्दी से या बहुत तेजी से। तो विलोम शब्द में इसका, जैसे मंदम का क्षिप्रम लिख देंगे, नीचैः का उच्चैः लिख देंगे, कठोरः का स्निग्धम लिख देंगे, पुरातनम का नूतनम लिख देंगे, अपर्याप्तम का पर्याप्तम लिख देंगे। इसको ऐसे 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 करके नहीं मिलाना है, सामने उसको लिखना है अपने को, जिससे कि पता चले कि किसका क्या है, पढ़ने में वह आसान रहता है। तो चलो लिखते हैं, मंदम का क्षिप्रम, नीचैः का उच्चैः, कठोरः का स्निग्धम, पुरातनम का नूतनम और अपर्याप्तम का पर्याप्तम। अब ये विलोम शब्द आपको दिखा दिया, अब यहाँ पर इसको लिखिए। कह रहे हैं नहीं सर अभी तो चौथा बताए और 5वां बताए और ये दूसरा बताए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तीसरा छूट गया सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं तीसरा तो छूट गया लग रहा है। देखो तीसरा नहीं आया है तो पहले तीसरा कर लेते हैं हम लोग। ये तीसरा रेखांकित पद, रेखांकित पद तो बताए ही, दूसरा है ये वाक्य, तीसरा है रेखांकित और चौथा है समानार्थक। इस तरह से देखिए, दूसरा है ये, तीसरा है ये, इसका नंबर थोड़ा सा अलग हो गया इसलिए लगता है जैसे छूट गया, इसको हम तीसरा लिख देंगे बच्चों। ये तीसरा है, फिर ये चौथा हो गया समानार्थक और 5वां करेंगे विलोम पद। चलो विलोम पद कर लेते हैं हम सब अच्छे से। मंदम मतलब धीरे धीरे, और इसका बताया घोटक राजः क्षिप्रम धावति, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो मंदम का होगा क्षिप्रम। नीचई का मतलब बताया धीरे आवाज में, इसका होगा उच्चई मतलब जोर से, उच्चई जोर से। इसके बाद है कठोर मतलब कड़ा कठिन, जिसके लिए आया है स्निग्धम, दूध बहुत चिकना या मुलायम या कोमल होता है, स्निग्धम शब्द आया है। पुरातनम मतलब पुराना, इसका बताया कि इसका आया है नूतनम मतलब नया, नूतन पत्रम जहाँ शब्द प्रयोग हुआ था, नूतनम मतलब नया। अपर्याप्तम मतलब जो पर्याप्त नहीं है, जो कम है, इसका विलोम होगा पर्याप्तम, अपर्याप्तम का होगा पर्याप्तम, जो पर्याप्त है, काफी है, कम नहीं है। तो इस तरह आप देखिए 5वां विलोम शब्द समझ करके लिख रहे हैं।
मंदम मतलब धीरे, क्षिप्रम मतलब तेज, नीचई मतलब धीमी आवाज में, उच्चई मतलब जोर से, कठोरा मतलब कठिन या कड़ा, स्निग्धम मतलब कोमल या मुलायम चिकना, पुरातनम मतलब पुराना, नूतनम मतलब नया, अपर्याप्तम मतलब जो काफी नहीं है, पर्याप्त मतलब जो पर्याप्त है, अत्यधिक है, काफी है। तो इस तरह से विलोम शब्द भी आपने अच्छे से कर लिया। मेरे समझ से इसको अच्छे से नोट कर लें, तो आज अभ्यास यहीं पर हम रोकेंगे। अगले दिन बाकी अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि एक दिन ही पूरा अभ्यास करने से आपको थकान महसूस होती है और कुछ ऊबन सी लग जाती है कि अब हम लगता है ज़्यादा करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रसन्नता के साथ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए इस कालांश को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, जिससे कि अगले कालांश में पूरा यह अभ्यास हो जाए। यह पाठ पूरा हो जाएगा अगले कालांश में। अब इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा बच्चों, अच्छे से देख करके लिख लीजिए, मैं जिससे कि यहाँ पर रोक दूं। सभी बच्चे देख करके अच्छे से इसको पूरा कर लें। यहाँ पर एक लाइन और खींच देता हूँ, जिससे पता चले कि आज मैंने यहाँ तक अभ्यास कर लिया। चलो, आज यहाँ तक अभ्यास हो गया बच्चों। अब हम यहीं पर रोक रहे हैं इसको, अगले दिन फिर हम सब करेंगे ये कार्य। आज यहीं पर बच्चों, तो सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़े बच्चों। नमो नमः। धन्यवादाश्च सर्वेभ्यः।